देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर राकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करके दिखाता है। जिस तरफ राकेश की उंगली थी उस दिशा में रोहन जैसे ही देखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी राकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला वाला बम्प लगा था और उसमें 40 से 45 साल का एक आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन कहता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद कैसे हो गई। तो रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखा और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और राकेश अभी वहाँ बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यहीं बैठ, मैं अभी मूत के आता हूँ। इतना बोलकर रोहन मूतने लगता है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो सही देखे जा रहा था। रोहन को यह देखकर बड़ा ही अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी से बोलता है, वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे क्या कह रहे हो तुम? इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहां नहीं है और उसकी दुकान बंद थी। राकेश अभी भी वहां बैठा था। ये देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर ली? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो भी अब वहां नहीं था। उस आदमी को वहां ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं था। रोहन वैसे तो कभी नहीं डरता था, पर आज जो कुछ भी उसने देखा उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए राकेश के पास जाता है और कहता है, अरे जल्दी उठ, फटाफट उठ, चल मेरे साथ। फिर राकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक ही होने वाली है। राकेश के इतना बोलने के तुरंत बाद एक आवाज, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक ही होने वाली है। ये और किसी की आवाज नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था। ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, हमारे साथ? यही सब रोहन सोच ही रहा था कि तभी राकेश बोलता है, अरे भाई तुझे हुआ क्या है, तू बोलेगा भी कुछ? पर रोहन यही सोच रहा था कि राकेश को कैसे बताऊं कि उसके पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, राकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन राकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार राकेश जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुन, ये जो मैकेनिक है ये मुझे लगता है भूत है, भूत। राकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, माना मैं भूत से डरता, पर इतना भी नहीं हूँ कि जो कुछ भी तू बोले मैं उसे मान लूँ। चला मजाक बंद कर और अपनी गाड़ी के पास ही बैठते हैं, चल। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी।
फिर राकेश रोहन की बात सुनकर कहता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। राकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वो मैकेनिक अपनी डरी हुई आवाज में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक नहीं सोचा कि एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान नहीं है, बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक का दुकान है और बगल में भी जंगल है। और उसने तभी भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं। मैं अभी आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके पैसे नहीं लूंगा। फिर राकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और दोनों न आओ न ताओ देखा। दोनों वहां से तुरंत उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वह कब्रिस्तान के आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा बीत गया था और दोनों की सांस फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक से रुक जाते हैं और दोनों देखते हैं उसके आगे ही वो मैकेनिक की दुकान थी और वही मैकेनिक कब्रिस्तान की गेट पर खड़ा था, यानी वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो ये कह रहा था कि तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। दोनों ये सोच रहे थे कि क्या करें। तभी रोहन राकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते उस जंगल के काफी अंदर आ गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उस ओर जाने लगते हैं, पर थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी दूर पर बैठी थी और अपना सर नीचे किए उसी की ओर रो रही थी। पर रोहन को पता नहीं क्या होता है, वो उसी औरत के पास जाने लगता है। राकेश उसे रोकना तो चाहता है, पर वो कुछ बोलता नहीं और उसके साथ ही वो भी वहां चलने लगता है। अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पर वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती है, जैसे उसने रोहन की बात अनसुनी कर दे। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप रो क्यों रही है? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोककर कहती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर राकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया। अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उठ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है, जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफेद पड़ा था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं हो। फिर वो औरत इन लोगों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों जैसे ये सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए तुरंत वे अपना हाथ जोड़ते हैं। हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हम पैसे भी दे देंगे, हमें जाने दो। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, बाइक ठीक हो गई है बाबू साहब। आवाज सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं
तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और वो मैकेनिक फिर से बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई है। उसके इतना बोलते ही रोहन और राकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं करो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो प्लीज। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब। इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है और वो जितना पास आ रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था। यानी उसका चेहरा सफेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून बहने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज बढ़ने लगती है। उसकी आवाज इतनी तेज हो रही थी कि अब रोहन और राकेश के कान में चुभ रही थी और देखते ही देखते रोहन और राकेश के कान से खून आने लगी थी। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं राकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया। तभी वो मैकेनिक राकेश की तरफ देखने लगा और देखते ही देखते राकेश की भी दोनों आंखें निकाल दी और राकेश भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे भी नहीं लेता। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।